तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। लग रहा है कि लाइट एकदम चमक रहा है, तो बताइए कैसे हैं आप लोग। तो एकदम बढ़िया होंगे और प्रैक्टिकल हो गया होगा आप लोग को। आज हम लोग बायोलॉजी का जो लास्ट वाला सेक्शन है इकोलॉजी, जिसमें आपका चैप्टर आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, उसका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग का वेलकम है हमारी जो ये संस्था है CSI इसमें, और हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव का ये सिलसिला। ठीक है, थोड़ा चुनरा रहा है तो इसको सही कर, चलिए सही हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये सर बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के साइंटिफिक स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के साइंटिफिक स्टडी को हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं हम लोग, डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राम। जियोलॉजी क्या होता है, इसमें हम लोग जनरली अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं जियोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी तो पता ही है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग मोस्टली स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, ओके। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या हो गया आपका, डेमोग्राफी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, मतलब वैसे प्लांट का एग्जाम्पल बताइए जो जीरोफाइटिक कंडीशन में होता है, मतलब मरुस्थल में रहने वाला प्लांट। तो कौन सा है, तो एगेव एंड ओप्यूसिया, दोनों जो है मरुस्थल में रहने वाला प्लांट है। ये पानी में रहता है, पानी में। ये है आपका हाइड्रोफाइटिक प्लांट, हाइड्रोफाइटिक प्लांट है भाई ये। तो हमसे पूछ रहा था मरुस्थल में रहने वाला, है ना। जीरोफाइटिक मतलब मरुस्थल में रहने वाला, तो कौन है, एगेव है, और कौन सा है, ओप्यूसिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का सी। दूसरा का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इन सबमर्ज प्लांट्स द स्टोमेटा लायन। अच्छा, जो सबमर्ज प्लांट रहता है, पानी के अंदर रहता है, सबमर्ज रहता है, तो उस प्लांट में स्टोमेटा पाया ही नहीं जाता है। वो जनरली गैस का एक्सचेंज करता है, अपने स्किन सरफेस के थ्रू एक्सचेंज करता है, तो उसमें स्टोमेटा नहीं होता है, होता ही नहीं है। तो कहाँ भाई, अपर सरफेस, इक्वली ऑन बोथ सरफेस, लोअर सरफेस, तो ये सब तो फर्जी बात की है, लिख दिया, रहता ही नहीं है। तो नॉट ऑन एनी सरफेस। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत, मतलब इनकरेक्ट है, किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। तो देखते हैं हम लोग पढ़ के। अच्छा, पहला है टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। हाँ भाई सही है, टेम्परेचर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। हम लोग पढ़े थे सॉइल टेम्परेचर, लाइट, है ना, वाटर। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज लो एट द समिट ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन के एकदम टॉप पे जो है टेम्परेचर लो रहता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, ये गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन है टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो ये भी बात तो सही लिखा है। तो गलत कौन सा वाला था तो गलत था हमारा ये सी। ठीक है, ओके। तो चौथा का आंसर क्या हो गया आपका, सी। ध्यान से एकदम पढ़ते जाइए आप लोग, और देखिए कि हम लोग आंसर कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग को जो एक बात बता देते हैं, मोस्टली जो बायो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी से ही आता है, तो कम से कम आपको उसका बुक रीड करना है, तभी जाके आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। और वैसे भी अभी जो बता रहे हैं क्वेश्चन, ये कैसे सॉल्व कर पाइएगा आप लोग पूरा का पूरा, जब आप किताब पढ़े होइएगा तब। ठीक है, हालांकि इसको बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप लोग किताब पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो यही आएगा, लेकिन आपको आंसर पता रहेगा, बुक पढ़े रहिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा तो बेहोश हो जाइएगा, लेकिन आप बुक अगर पढ़े रहिएगा तो इसको अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, इन्हें की खाली रट लिया, कुछ चेंज किया तो ले आंसर इज चेंज। चलिए पांचवा क्वेश्चन है एट विच लेवल इज नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। तो नेचुरल सिलेक्शन किस लेवल पे होता है, ये होता है आपका पॉपुलेशन लेवल पे।
किस लेवल पे? पॉपुलेशन लेवल पे। तो हमारा पांचवा का आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन नंबर 6। नेम ऑफ रामदेव मिश्रा इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड ऑफ रिसर्च? तो रामदेव मिश्रा को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, है ना, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इकोलॉजी का पिता कहा जाता है भारत में, ठीक है, रामदेव मिश्रा को। और फादर ऑफ इकोलॉजी वर्ल्ड में कौन है? रीटर, हम लोग बात किए हैं इसका, रीटर, ठीक है, ओके। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। और फादर ऑफ इकोलॉजी हमसे अगर पूछता है, अगर इन वर्ल्ड में पूछता कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो है रीटर भाई साहब। कौन है? रीटर भाई साहब, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ, तो वाटर है होल्डिंग कैपेसिटी किसका होता है? मिट्टी का, मिट्टी का। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसका होता है? सॉइल का, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग एकदम बढ़िया से। क्या है सर? अच्छा, 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर द पॉपुलेशन फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया? किसी एक एरिया में अगर कोई पॉपुलेशन पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो किसी एक एरिया में कोई पॉपुलेशन पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलते हैं? एंडेमिक। और अगर वो एकदम अलग अलग कंट्री लेवल पर फैला हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। जैसे कोरोना वायरस जो फैला पूरे वर्ल्ड में फैल गया तो हम लोग क्या बोले कोरोना वायरस को? कि एक पेंडेमिक डिजीज है, ठीक है। तो जो किसी पार्टिकुलर एरिया में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक, और जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, कई जगह पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंडेमिक। तो जो कोरोना वायरस था वो क्या था? पेंडेमिक था, ठीक है। चलिए, तो 8वां का आंसर क्या हो गया? 8वां का आंसर हो गया आपका बी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, म्यूचुअलिज्म। अच्छा बताइए, म्यूचुअलिज्म हम लोग किसको बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। जैसे म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल क्या था आपका? लाइकेन। लाइकेन किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? तो लाइकेन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी और फंजाई, जिसमें दोनों एक साथ रहता है। यहाँ पे जितना एग्जांपल दिया, जैसे इकोलाई एंड ह्यूमन, बटरफ्लाई एंड फ्लावर, जुओकॉलरे एंड हाइड्रा, और हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन, सब जो है म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। सब टोटल का टोटल म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल। जैसे अगर हम लोग बटरफ्लाई का बात करें तो बटरफ्लाई फ्लावर पे आता है, क्यों? उसका नेक्टर लेने के लिए फ्लावर से नेक्टर लेगा। लेकिन फ्लावर को इससे क्या फायदा है? फ्लावर को इससे ये फायदा है कि ये पॉलिनेशन में हेल्प कर देगा, पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो इसको भी फायदा है, इसको भी फायदा है। इकोलाई बैक्टीरिया जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है, ये क्या करता है? तो इकोलाई बैक्टीरिया जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में है, ये जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को रोकता है, और ह्यूमन को इससे ये फायदा हो गया, और इकोलाई बैक्टीरिया को क्या फायदा ह्यूमन से? तो उसके इंटेस्टाइन से फूड ले लेता है। तो भाई इसमें सब जो भी है, ये भी जो है एग्जांपल, ये सब म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। लेकिन मोस्टली एग्जाम में एक बार आंसर दिया था इसका सी, लेकिन याद रखना है कि चारू जो है, चारू एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट, कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो पानी वाला प्लांट है, जल में रहने वाला प्लांट है, जलीय पौधा है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट अभी बताए थे, ट्रैपा। ये ओपियंसिया जीरोफाइटिक प्लांट है, एकेसिया जीरोफाइटिक है। अगर हम लोग ये दोनों का बात करें तो ये दोनों कैसा है सर? जीरोफाइटिक, मरुस्थल में रहने वाला प्लांट है सर, और ये टेरेस्ट्राइल पे रहने वाला प्लांट है, टेरेस्ट्राइल प्लांट है। अब बताइए, बता दिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया 10वां का? 10वां का आंसर हो गया हमारा ए। 10वां का आंसर क्या हो गया? ए। तो ध्यान से देखिए आप लोग, हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि एलोपैथी इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ, तो ये टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे दूसरे केमिकल के ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है। तो ये क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन्स। क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन्स। तो 11 का आंसर क्या हो गया हमारा? सी। 11 का आंसर क्या हो गया? सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? व्हेन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? कि ये अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाला है, डिक्रीजिंग मतलब पहले ज्यादा, ये है आपका प्री रिप्रोडक्टिव, फिर इससे कम ये क्या है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। और ये क्या है? ये है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो कह रहा है कि
अगर हम लोग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसा होगा, किस तरह के पॉपुलेशन को शो करेगा, तो ये शो करेगा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को। डायग्राम बना होगा 3 गो, ये किसको शो करता है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को। यही ना कह रहा है, व्हेन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, पहले ज्यादा फिर कम फिर उससे भी कम। तो ऐसा जो ग्राफ आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग। एज पिरामिड बनता है ना, तो एज पिरामिड यहाँ पे कैसा बनता है, एक्सपेंडिंग। कैसा बनता है, एक्सपेंडिंग। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। आई होप कि एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कह रहा है जाइलम इज वन ऑफ द मेन कंडक्टिंग टिश्यू। हाँ भाई, ये कंडक्टिंग टिश्यू है, वाटर को लेके जाता है प्लांट के हर एक पार्ट में। ओके। दूसरा कह रहा है कि जाइलम कंडक्ट करता है पानी को। हाँ भाई सही है, लेकिन इसका रीजन थोड़े है ये। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 का करेक्ट रीजन ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो हमारा 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 13 का आंसर क्या हो गया, बी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिमिक्री। मिमिक्री जो है होता है ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्शन के लिए करता है और प्रीडेशन के लिए, शिकार करने के लिए मिमिक्री करता है। तो 14 का आंसर हमारा क्या हो गया, डी। 14 का आंसर क्या हो गया, डी। कंसेलमेंट जो होता है ये कैमोफ्लेज को हम लोग बोलते हैं ना, जो सराउंडिंग, जिस तरह का सराउंडिंग होता है वैसे अपने बॉडी में परिवर्तन कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज कंसीलमेंट में होता है, ठीक है। तो हमारा 14 का आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। हम लोग इकोसिस्टम पढ़े हैं, अब बताइए कि इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट होता है। इकोसिस्टम का अगर हम लोग बात करेंगे तो सर इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है एबायोटिक, एक क्या होता है एबायोटिक, और दूसरा क्या होता है बायोटिक। दूसरा क्या होता है बायोटिक। तो एबायोटिक कंपोनेंट में आप लोग देखे होंगे क्या क्या आता है, एबायोटिक कंपोनेंट में आता है सर एयर, पानी, मिट्टी, ये सब क्या है एबायोटिक कंपोनेंट है। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट में कौन आता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवोर, कार्निवोर, ये सब क्या है, तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट में आता है। हमसे पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट, तो प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किस में आता है, बायोटिक कंपोनेंट में, जैसे ग्रीन प्लांट हो गया बायोटिक कंपोनेंट है। तो 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। 15 का आंसर क्या हो गया, डी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रोपोज्ड बाय। तो इकोसिस्टम टर्म जो दिया था एजी टेंसले। इकोसिस्टम टर्म कौन दिया था, एजी टेंसले। तो ये टर्म पे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे इकोलॉजी टर्म है, तो इकोलॉजी टर्म कौन दिया था, रीटर, सॉरी इकोलॉजी टर्म कौन दिया था और रीटर ही दिया था। इकोलॉजी टर्म कौन दिया था, रीटर। और अगर हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम टर्म, तो ये कौन दिया था, एजी टेंसले। कौन दिया था, एजी टेंसले, ले कुंची ले, एजी टेंसले। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, एजी टेंसले। और बायोडाइवर्सिटी टर्म कौन दिया था, अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हमसे पूछता है कि सर बायोडाइवर्सिटी टर्म कौन दिया था, बायोडाइवर्सिटी टर्म कौन दिया था, तो ये दिया था सोशियो बायोलॉजिस्ट। कौन दिया था, सोशियो बायोलॉजिस्ट, जिसका नाम था एडवर्ड विल्सन। कौन सी नाम था इसका, एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन भाई साहब जो है, ये कौन सा वर्ड दिया था, बायोडाइवर्सिटी, ये था आपका सोशियो बायोलॉजिस्ट। तो 16 का आंसर क्या हो गया भाई, तो सर 16 का आंसर हो गया, हमसे तो पूछ रहा था इकोसिस्टम का, तो एजी टेंसले। ओके, नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू। तो आप लोग पढ़े होंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे प्लांट जितना फूड बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से प्लांट जो है रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है। अरे भैया, जो जीपीपी आप लोग पढ़े होंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्लांट कितना फूड बनाया उसमें से वो कुछ यूज कर लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन लॉस। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन लॉस। अब बचे हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको एनपीपी भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये अवेलेबल अमाउंट ऑफ फूड होता है किसके लिए, प्लांट के लिए। अब हर्बीवोर को क्या मिलेगा, तो हर्बीवोर को जब प्लांट यूज कर लेगा तो हर्बीवोर को मिलेगा क्या,
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या मिलेगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, हर्बीवोर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 का बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कि डिकम्पोजर्स हम लोग उसको बोलते हैं जैसे सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो जैसे हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट में कोई ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया है तो उस पे उसका ग्रोथ होता है ना, जो भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट या डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स में वायरस तो नहीं आता है, तो जहां वायरस है वहां तो उसको सीधे काट देंगे, तो डिकम्पोजर तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट है कि एल्गी तो डिकम्पोजर में नहीं आता भाई, एल्गी डिकम्पोजर नहीं होता है, ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। ओके, ये फंगी और बैक्टीरिया जो है मोस्टली ये डिकम्पोजर्स होता है, ये जो है मैटर को डिकम्पोज करने का काम करता है। तो 18 का आंसर हमारा क्या हो गया दोस्त? तो सर 18 का आंसर हो गया हमारा सी। कौन सा हो गया 18 का आंसर? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइंग डाउन ऑफ इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। ये डिकम्पोजिशन कुछ स्टेप में होता है जैसे फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, सबसे लास्ट में एकदम होता है ह्यूमिफिकेशन। तो हमसे पूछ रहा था कि जब इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल पोषक तत्व मिट्टी में जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। ओके, चलिए, तो 19 का आंसर क्या हो गया हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कह रहा है? कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस। तो बताइए प्राइमरी सक्सेशन कहां होता है? तो प्राइमरी सक्सेशन किसी नई जगह पे नया ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन पहले से कहीं पे लाइफ था और किसी कारण बस मान के चलो कहीं फॉरेस्ट पहले से ही था और वहां पे पूरा एकदम आग उग लग गया, अब वो फॉरेस्ट खत्म हो गया है, तो वहां पे होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पहले से प्लांट था तो किसी प्लांट का सीड रह गया होगा जलने उलने के बाद भी, तो वहां ग्रोथ जल्दी होता है। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन वहां पे होता है जहां पहले कोई लाइफ था ही नहीं और नया लाइफ बनेगा, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी सक्सेशन में टाइम लगता है और सेकेंडरी सक्सेशन उस जगह पे होता है जहां पहले कभी लाइफ था। ठीक है, ओके। तो लिखा है ऑन सैंड मतलब बालू पे, ऑन बेयर रॉक चट्टान, न्यूली फॉर्म पॉन्ड। नेक्स्ट है इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट मतलब पहले से फॉरेस्ट था उसको नष्ट कर दिया गया, तो वहीं तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। तो 20 का आंसर क्या हो गया? बी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वहां पे होगा जहां पहले कभी लाइफ था लेकिन अचानक किसी तरह का ट्रेजरी हुआ, वहां से पूरा लाइफ खत्म हो गया, तो वहां पे तो नया ऑर्गेनिज्म बनने का चांसेस होगा ना, नया लाइफ क्रिएट होने का, इसलिए बोला जाता है कि वहां पे क्या होगा? सेकेंडरी सक्सेशन। और जहां पे पहले से कोई लाइफ नहीं था तो वहां होता है प्राइमरी सक्सेशन। ओके, ओके सर, समझ गए। तो 20 का आंसर क्या हो गया? तो 20 का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर नहीं है, तो नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, ये है आपका, एक मिनट दोस्त, ये दोनों है वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा, ये है आपका एल्गी। कौन सी है सर? एल्गी। और ये भी है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है और ये ऑटोट्रॉप होता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, तो ये जो है प्रोड्यूसर में आता है। हमसे पूछ रहा था प्रोड्यूसर नहीं है, तो एग्रीकस मतलब सर कौन सी होता है? मशरूम, और मशरूम सर जी तो फंगस है। कौन सी है? फंगस। और फंगस जो होता है हेट्रोट्रॉप होता है। फंगस किसको हम लोग बोलते हैं? तो सर फंगस तो हेट्रोट्रॉप होता है। फंगस कैसा होता है सर? हेट्रोट्रॉप होता है, मतलब सर ये अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, तो क्या ये सर प्रोड्यूसर होगा? नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए। हमसे पूछ रहा था कि कौन प्रोड्यूसर नहीं होगा। प्रोड्यूसर हम लोग किसको बोलते हैं? तो प्रोड्यूसर हम लोग उसको बोलते हैं जो अपना फूड खुद ही बना लेता है, तो उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। लेकिन फंगस तो अपना फूड खुद नहीं बनाता है, दूसरे पे डिपेंड होता है। इसलिए जो एग्रीकस है, मशरूम है, मतलब ये फंगस, एग्रीकस क्या है? फंगस ही तो है, तो फंगस जो है प्रोड्यूसर में नहीं आता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 21 का ए। ओके,
नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइजेज इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल को कौन यूज करता है? तो ऑटोट्रॉफ। जैसे अगर हम लोग प्लांटे का बात करेंगे तो प्लांट कैसा है भाई साहब? प्लांट है सर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब ऑटो मतलब होता है खुद से अपना फूड बना लेता है। कैसे बनाता है? तो हम लोग बात किए कि सर CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से, रूट से पानी लेता है, फिर अपना फूड बना लेता है। तो ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल तो ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ किसको बोलते हैं? जो डेड और डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। डिकम्पोजर्स, ये भी डेड पे ग्रो करता है। डिकम्पोजर्स हमसे पूछ रहा था इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज कौन करता है? तो ऑटोट्रॉफ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकम्पोजर्स किसको बोलेंगे? भाई डिकम्पोजर्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो हेट्रोट्रॉफ ही हुआ। हेट्रोट्रॉफ किसको बोलते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो सर 23 का आंसर क्या हो गया? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 23 का आंसर हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन? फूड चेन, सही वाला फूड चेन कौन सा है? तो देखिएगा ध्यान से। अच्छा, ग्रास है तो यहां जैसे जैसे आगे बढ़े जाएंगे तो जो अगला ऑर्गेनिज्म होगा वो पिछले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा, उसका फूड रहेगा। अब बताइए, वीट जो है ग्रास खाएगा? ये कौन बात हुआ? तो सीधे गलत हो गया, सीधे गलत कर देंगे। अच्छा, काऊ जो है गॉट को खाएगा? नहीं सर, ये भी सीधे गलत हो गया। अच्छा, बकरी जो है घास खाएगा? हाँ सर सही है, बकरी घासे खाता है, हाँ, पनीर नहीं खाता। और लाइन जो है बकरी को खाएगा कि घास को खाएगा? नहीं सर, बकरी को खा लेगा। तो ये इस पे डिपेंड है और ये वाला इस पे डिपेंड है। तो करेक्ट फूड चेन का एग्जांपल क्या हो गया हमारा? सर ये वाला हो गया। तो 24 का आंसर क्या हो गया? सी। ये वाला गलत क्यों है? क्या फिश ग्रास को खाएगा और मछली खाता है का बकरी? तो सीधे गलत हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे ही देखना है। जैसे अगला ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि क्या ये इसको खा सकता है? नहीं खाएगा, मतलब सही वाला फूड चेन नहीं है। तो यहाँ सही वाला फूड चेन कौन सा है? कि लाइन जो है बकरी को खाएगा, बकरी बकरा कुछ खाएगा, ठीक है, और बकरी कौन सी खाएगी? घास खाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यह है क्वेश्चन नंबर 25। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। एनर्जी का फ्लो जो है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। मान के चलिए जैसे अभी हम लोग बात किए थे, सर घास है, घास को कौन खाएगा? तो सर घास को खाएगा बकरी। बकरी को कौन खाएगा? कोई भी कार्निवोरस जीव जो होगा, लायन खाएगा। अब बताइए, जो एनर्जी यहां से गोट में ट्रांसफर हो गया, यहां पे आ गया यहां पे आ गया, क्या ये उल्टा ट्रांसफर होगा? तो मल्टी डायरेक्शन तो कभी नहीं होगा। तो एनर्जी जो है कोई भी फूड चेन में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसका डायरेक्शन कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। ये सब फर्जी है, ये भी फर्जी है, ये भी फर्जी है। तो एनर्जी का फ्लो किसी भी इकोसिस्टम में कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। ओके सर, नेक्स्ट बताइए। अच्छा, ग्रीन प्लांट किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है? तो ग्रीन प्लांट किसी भी इकोसिस्टम में, मोस्ट ऑफ द, किसी भी इकोसिस्टम का बात नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है? प्रोड्यूसर। उस पे ही अगला ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंड करता है। तो ग्रीन प्लांट क्या होता है सर? प्रोड्यूसर। लेकिन हर तरह के इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट ही प्रोड्यूसर नहीं होगा, इसलिए लिखे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो इकोसिस्टम है उसमें ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर होता है। ओके सर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, द वैल्यू ऑफ बीओडी। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, इंडिकेट्स पॉल्यूशन लेवल इन एन इक्वेटिक सिस्टम। हाँ, तो ये तो सही है कि बीओडी जो है बतलाता है, मतलब किसी वाटर बॉडी का बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। और किसी का बीओडी अगर कम है, इसका मतलब वो वाटर बॉडी क्या है? कम पॉल्यूटेड है। चलिए, तो स्टेटमेंट पहला दिया था बीओडी। नेक्स्ट कह रहा है बीओडी इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स टू डिग्रेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन पानी। अब जो बीओडी है ये क्या है? तो कह रहा है कि पानी के अंदर जो माइक्रोब्स है और जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट को खा रहा है उतना ज्यादा उसको ऑक्सीजन लग रहा था। ये भी बात तो सही है, और स्टेटमेंट फर्स्ट का ही तो सही एक्सप्लेनेशन है ये।
तो इसका मतलब क्या है कि सर दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 1 का सही आंसर भी स्टेटमेंट 2 वाला है। तो सर हमारा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे है ना, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे जो है हम लोग कब से सेलिब्रेट करते हैं? तो 28 जुलाई को। ही तो याद रखने वाला बात है भाई, इसको याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन डे जो है कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो 28 जुलाई को। कब? तो 28 जुलाई को, 28 जुलाई को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या कह रहा? व्हाट वाज द रीजन फॉर कोएग्जिस्टेंस ऑफ 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स? मतलब वार्बलर्स जो है इसका 5 गो स्पीसीज एक साथ रह सकता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि सब अपना अपना जैसे फूड लेने के हैबिट को चेंज कर लेगा। कोई शाम में खाएगा, कोई दोपहरिया में खाएगा, कोई रात में खाने के लिए निकलेगा, तो रिसोर्स को पार्टिसिपेट कर लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स पार्टनरशिप। ठीक है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज? कह रहा है कि कौन सा प्लांट जो है एकदम पॉइजन वाला कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज रिलीज करता है। तो ऐसे गांव घर में देखता होगा बकरी सब जो रहता है और कौन वाला पत्ता को नहीं खाता है, नहीं खाता इसको दूध, मतलब इसका दूध अगर आंख में पड़ा दिए तो अंधेरा हो जाएगा। तो वाला पत्ता जो बकरी सब खाता है नहीं खाता, क्योंकि इसको पता है कि जैसे इसको खाएंगे तो उसमें जो है ये वाला एंजाइम, ये केमिकल पाया जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, जो उसको कमजोर कर देगा। तो कभी एक बार खाया होगा वो लोग, कमजोर पड़ गया होगा तो दोबारा उसको देखबो नहीं करता है। तो कौन सा है सर? कैलोट्रोपिस का प्लांट में। और ऐसा प्लांट क्यों किया है? अपने आप को बचाने के लिए, है ना, अपने आप को, ये इसमें एक तरह का एडेप्टेशन है खुद को बचाने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे। अच्छा, रॉबर्ट मे के अनुसार हाउ मच इज द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी? तो रॉबर्ट मे भाई साहब बोले थे कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है कितना है? 7 मिलियन। कितना है? 7 मिलियन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल स्पीसीज? मतलब टोटल ग्लोबल स्पीसीज का कितना इंडिया का परसेंटेज है उसमें? तो 8.1%। देखिए इंडिया में जो लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड है। कितना है? 2.4% लैंड एरिया है। और इसका प्रोडक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो कितना है? 8.1%। 1%। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ किक्लिड फिश इन लेक विक्टोरिया? लेक विक्टोरिया में जो है लगभग 200 स्पीसीज जो है ये वाला फिश का खत्म हो गया। इसका रीजन क्या था? क्योंकि वहां पे एक अलग स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, नाइल पर्च नाम था उसका। तो बाहर से कोई स्पीसीज को हम लोग ला देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो इसका रीजन क्या था? एलियन स्पीसीज इन्वेजन, कि बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म को ला दिए और उसका मतलब प्रोडक्टिविटी रेट, जैसे खाने का रेट का बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जो वहां पे ये वाला फिश था ये जो है विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म में हो गया। तो इसका रीजन क्या था? एलियन स्पीसीज इन्वेजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू काजीरंगा नेशनल पार्क? अच्छा ये बात बताओ कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? तो सर असम में है। असम में कहां पे है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में। और ये गेंडा के लिए फेमस है, राइनोसेरस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेंडा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? यहां पे पूरा लिखना चाहिए था इसको, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इन इंडिया में कितना है? तो 14 एनसीईआरटी में दिया है। कितना दिया है? एनसीईआरटी में दिया है 14। तो आप लोग एनसीईआरटी वाला ही याद रखिएगा। हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन बैंक में देखिएगा कि 18 लगा दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में 14 ही दिया है। ठीक है, ध्यान से एक बार बुक को पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वेयर आर मैंग्रोव वेजिटेशन फाउंड?
मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ पे मिलता है? तो सर सुंदरबन में। कहाँ पे मिलता है? तो सर ये मिलता है सुंदरबन में, है ना, एकदम सुंदरबन में मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन? अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का तरीका है, एक होता है एक्स सिटू, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब ऑन साइट, मतलब जहां पे ऑर्गेनिज्म है उसी इन्वायरमेंट में वहीं पे उसको रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इन सिटू, और उसके नेचुरल हैबिटेट से दूसरे जगह ला करके रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सिटू। तो स्केयर्ड ग्रुप्स, नेशनल पार्क और जूलॉजिकल पार्क, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है? एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल होता है आपका सीड बैंक, सीड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज इंडेंजर्ड स्पीसीज? कौन सा स्पीसीज है जो विलुप्त होने वाला है? विलुप्त हुआ नहीं, एकदम विलुप्त के एकदम कगार पे है, होने वाला ही है। तो नेपेंथस, 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 ठीक है। अच्छा, ये प्लांट वहां पे ग्रो होता है जहां पे नाइट्रोजन का डिफिशियंसी होता है, ठीक है। पीचर प्लांट भी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीचर प्लांट। क्या बोलते हैं? पीचर प्लांट। और कहां पे ग्रो करता है? ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, नाइट्रोजन डेफिशिएंट माटी मतलब सॉइल, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करता है, ठीक है। नेपेंथस, ये इंसेक्ट को खा जाता है, ठीक है। क्यों खाता है? क्योंकि इंसेक्ट का जो बाहर वाला परत है काइटिन से बना हुआ है, उसका एक्सोस्केलेटन, इसमें नाइट्रोजन होता है और ये नाइट्रोजन के कारण ही इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। नेक्स्ट, Which one of the following has maximum genetic diversity in India? इंडिया में सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है चावल का, लगभग 50,000। कितना? 50,000। और मैंगो का आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी में ही दिया है, मैंगो का 1000 वैरायटी है। तो यहाँ तो राइस दिया नहीं है, राइस दिया नहीं है, तो उसके बाद कौन है सबसे ज्यादा? मैंगो। तो 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब मतलब जिस समय एनसीईआरटी बना था उस समय जो हमारे बुक में अभी दिया हुआ है 34। कितना है? 34। आपको याद भी रखना 34। पहले था एनसीईआरटी में भी ये चर्चा किया 25 था, लेकिन वो पूरे बढ़ करके कितना हो गया? 34। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को। सर कब मनाते हैं? 5 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून को। ओके सर, आगे बताइए। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ। रेड डाटा बुक में क्या मेंशन रहता है? सर इंडेंजर्ड प्लांट के बारे में, रेयर प्लांट के बारे में, थ्रेटन्ड एनिमल्स मतलब जो विलुप्त होने वाला है उसके बारे में रेड डाटा बुक में लिखा हुआ रहता है। तो सर इसका आंसर हो गया 42 का ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो गिर नेशनल पार्क फेमस है आपके लिए, किसके लिए? लायन के लिए, स्टैटिक लायन के लिए फेमस होता है गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कि हुलॉक गिबन, ये जो गिबन है ये कहां पे पाया जाता है? तो ये काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? ये याद रखने वाला चीज है कि काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में जो है हुलॉक गिबन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एंटीलोप सर्वी सर्वी कैप्रा? मतलब ये जो सिंग वाला जो जानवर होता है देखा होगा तुम लोग, बड़का बड़का सिंग होता है उसको, ठीक है, बरसिंगा कहता है। कह रहा है कि किस तरह का स्पीसीज है? तो ये होता है वनरेबल स्पीसीज, ठीक है। तो 45 का आंसर क्या हो गया हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल नहीं है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन जो है इन सिटू में नहीं आता, बाकी बायोस्फीयर रिजर्व, स्केयर्ड ग्रुप्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब आता है आपका इन सिटू कंजर्वेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सर 47, मानस सेंचुरी कहाँ है? ये भी असम में ही है। मानस सेंचुरी कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। ओके। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। कान्हा नेशनल पार्क जो है किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। टाइगर के लिए। किसके लिए फेमस है?
टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट, रीनो सेंचुरी मतलब वही पता है, रीनो सेंचुरी मतलब जो गेंडा है ये कहां पे पाया जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन, नेशनल पार्क में हम लोग किसका प्रोटेक्शन देते हैं, फ्लोरा मतलब प्लांट का, एनिमल का, किसका, पूरे इकोसिस्टम का, पूरे इकोसिस्टम का। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 50 का आंसर हो जाएगा सी, 50 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय SO2 पॉल्यूशन, SO2 से पॉल्यूशन से कौन अफेक्ट होता है। अब बताओ, क्वेश्चन जो है एकदम मतलब इतना घुमा के पूछ दिया ना कि दिमाग चकरा जाएगा। ऑप्शन में दिया है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी। थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो SO2 पॉल्यूशन से कौन अफेक्ट होता है, तो जनरली प्लांट अफेक्ट होता है। कौन सा, प्लांट। और प्लांट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, सी, क्लोरोप्लास्ट। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। द सेफ नॉइज लेवल फिक्स बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जो है फिक्स्ड नॉइज लेवल क्या किया था, सेफ नॉइज लेवल, तो 45 डेसिबल। कितना डेसिबल, 45 डेसिबल। मतलब नॉइज का जो यूनिट होता है, मतलब साउंड का जो यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिबल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट 53, फैक्टर्स ऑफ एसिड रेन। तो हम लोग बात किए थे कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड जो है एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड और एसिड रेन का मोस्टली जो पीएच माना गया है, जो देता है क्वेश्चन में जो आंसर होता है 5.6। हालांकि इसका रेंज होता है 4 से लेके 5, लेकिन मोस्टली इसका आंसर क्या होता है, 5.6। ओके, ये हो गया सर क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 53। कितना है, क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट हम लोग किसका बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 का। तो चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54। लिखा है लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन किसका इंडिकेटर होता है, तो बताइए लाइकेन किसका इंडिकेटर होता है, SO2 पॉल्यूशन का। लाइकेन किसका इंडिकेटर होता है, SO2 पॉल्यूशन का। लाइकेन होता है आपका SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर। मतलब लाइकेन वहां पे ग्रो नहीं करेगा, लाइकेन वहां पे ग्रो नहीं करेगा जहां पे SO2 का पॉल्यूशन होगा। किसका पॉल्यूशन होगा, SO2 का, तो वहां लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी कितना होता है ह्यूमन के लिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू साउंड का, तो 120 से 30 डेसिबल। कितना होता है, 120 से जनरली 140 भी ले लेता है, लेकिन मोस्टली आपको ये याद रखना है 120 से 130 डेसिबल, 120 से 130 डेसिबल। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, एयर का पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा, ए। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट 57, विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। कह रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो क्या हमेशा प्रेजेंट रहता है सर, तो ओजोन। कौन सा हमेशा प्रेजेंट रहता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट रहता है भाई साहब ओजोन। कौन चीज, ओजोन। अच्छा, ओजोन का थिकनेस का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ, एगो एक्स्ट्रा बात बताइए देते हैं, यूनिट ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन, ओजोन लेयर, यूनिट ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर जो होता है ये होता है डॉब्सन, डॉब्सन यूनिट में मेजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ताजमहल ऑफ आगरा इज इन डेंजर बाय द इमिशन ऑफ मथुरा ऑयल रिफाइनरी। हाँ सही है कि उस पर धब्बा पड़ रहा है ताजमहल के ऊपर। अच्छा, मथुरा ऑयल रिफाइनरी इमिट्स SO2 गैस इन नेचर। हाँ, तो इसका रीजन भी तो यही है कि वहां जो ऑयल रिफाइनरी है मथुरा में, वहां से SO2 गैस रिलीज करता है,
जो ताजमहल है उसके वॉल से चिपक रहा है और पॉल्यूटेड कर रहा है इसको, तो इसका तो रीजन भी सही है। मतलब सर दोनों स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट का और एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? तो सर हमारा आंसर हो गया आपका ए। 58 का आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट है 59, इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन बता दिए हैं कई बार, लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, अच्छा ये क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन पर है कि कोई भी केमिकल एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आता है तो इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। एनसीईआरटी में देखिएगा तो मरकरी और डीडीटी का एग्जांपल लिए हुआ है। तो मरकरी और डीडीटी जो है बायोमैग्निफिकेशन को शो करता है। और तो 60 का आंसर क्या हो गया हमारा सर? सी। मरकरी से एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनीमेटा डिजीज। मिनीमेटा डिजीज, मिनीमेटा डिजीज। मरकरी से एक बीमारी होता है। अगर ये बॉडी में चला गया तो मरकरी से एक बीमारी होता है। दैट बीमारी इज कॉल्ड मिनीमेटा डिजीज। ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन? 5.6 होता है, 5 दिया तो चलिए यही मान लेते हैं। 61 का आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, हाई अमाउंट ऑफ ई कोलाई इन वाटर इज इंडिकेटर ऑफ? अगर किसी वाटर में ई कोलाई का बैक्टीरिया ज्यादा है इसका मतलब क्या है? उसमें सीवेज बहुत ज्यादा है, सीवेज है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीवेज पॉल्यूशन। कौन पॉल्यूशन? सीवेज पॉल्यूशन, क्योंकि उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा ज्यादा होगा, क्योंकि ह्यूमन इंटेस्टाइन में ही तो ई कोलाई है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा ज्यादा होगा, इसलिए ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है। किसमें? सीवेज में। ये सीवेज इंडिकेट करता है इसको। ठीक है, तो 62 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, वही वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट बायोमैग्निफिकेशन? डीडीटी, मरकरी, SO2 नहीं होगा, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, ये वाला देख ही लिए, 5.6। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, विच इज द प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड इन द फॉलोइंग? कह रहा है कि कौन सा जो है प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड है। अब इंडिया में लाया गया था वाटर हाइसिंथ को। किसको लाया गया था? वाटर हाइसिंथ को। वाटर हाइसिंथ को कि भाई साहब इसका जो फ्लावर है ना एकदम बढ़िया है, एकदम डिजाइन वाला है, डिजाइन वाला है। लेकिन बाद में जब लगा दिया गया तो आज तक नहीं खत्म हुआ। और यह इंडिया ओरिजिन का प्लांट नहीं है, बाहर से आया था और बंगाल में इसको लगाया गया था। तो ये क्या करता है? ये जो वाटर हाइसिंथ का जो प्लांट है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है इकॉर्निया क्रेस्पिस, इसी का नाम है इकॉर्निया क्रेस्पिस। तो ये क्या करता है? जो पानी का ऑक्सीजन होता है उसको सक कर लेता है, सोख लेता है। इससे क्या होगा कि उसमें जो मछली होगा उसका ग्रोथ बढ़िया से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, बंगाल में टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। बंगाल का आतंक किसको बोला जाता है? तो वाटर हाइसिंथ को, जिसको इकॉर्निया भी बोलते हैं हम लोग। तो यही तो पूछ रहा था, यही एक्वेटिक वीड मतलब क्या? खरपतवार, है ना, फालतू चीज। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, एस्टोमेटा एंड रूट्स आर लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कह रहा है कि कौन से प्लांट में जो है एस्टोमेटा रहबे नहीं करेगा और नहीं रहेगा, कौन से प्लांट में रूटो नहीं रहेगा? तो सर ये नहीं होता है जो प्लांट सबमर्ज होता है, और इसका एग्जांपल है हाइड्रिला। तो हाइड्रिला जो है आपका सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट है, सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 66। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिफर्ड टू एज? अच्छा वही वाला देखो, पूछिए लिया कि टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ को। किसको बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ को। पार्थेनियम का एक दूसरा नाम है कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास। अच्छा, बाम्बू स्पीसीज के बारे में आप लोग को पता होगा, 100 साल में एक बार फ्लोरिंग करता है, 100 ईयर्स। ठीक है, चलिए तो 67 का हालांकि आंसर क्या हो गया हमारा? ए। नेक्स्ट, सैनिटरी लैंडफिल्स वाज अडॉप्टेड टू एज द सब्स्टिट्यूट फॉर? सैनिटरी लैंडफिल का मतलब क्या हुआ? जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम लोग ओपन में जलाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन बर्निंग डंप्स। जला देते हैं फिर उसको हम लोग मट्टी के अंदर रख देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन बर्निंग डंप्स। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट है द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट का सबसे एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि हमारे जीन में म्यूटेशन करता है और कैंसर को कॉज करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 69 का जीन म्यूटेशन। ठीक है, जिससे जेनेटिक बीमारी होगा बहुत सारा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। ये क्या है सर, विच वन इन द फॉलोइंग इज अ सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड। तो ये सब सिस्टेमेटिक, सब इंसेक्टिसाइड है, लेकिन ये इसमें सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड कौन है, फ्यूराडन। कौन सा है, फ्यूराडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं। तो देखते हैं तो ये साइक्लिक होता है। जैसे अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग किए तो उसमें हम लोग गोबर का यूज करते हैं, तो साइक्लिक होता है। जीरो वेस्ट इज जनरेटेड, ये भी बात सही है, वेस्ट बनता ही नहीं, जीरो वेस्ट जनरेटेड। एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और यूज ऑफ केमिकल, केमिकल का तो यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। और हमसे पूछ रहा था कि गलत बात कौन सा है, तो यही वाला बात क्या है, गलत है। तो सर 71 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी वाला। ओके, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है एंड इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो सर यूज क्या होता है, फर्टिलाइजर में क्या यूज होता है, तो बायो फर्टिलाइजर का यूज होता है, बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो सर बताइए ग्रीन हाउस गैस में रहता क्या है। तो अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैस में बात करें तो सबसे ज्यादा होता है CO2, और होता है इसमें मीथेन होता है, CO2 होता है, मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है CO2 सबसे ज्यादा होता है, ये होता है लगभग 70% के आसपास, 70 से 78%। तो हमसे पूछ रहा था ग्रीन हाउस गैस में कौन नहीं है सर, नाइट्रोजन गैस नहीं है ग्रीन हाउस गैस में। तो 72 का आंसर क्या हो गया, तो सर 72 का आंसर हो गया आपका डी। 72 का आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स हैविंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिसके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर बदलने से कुछ चेंज नहीं होता, मतलब जितना, जैसे ह्यूमन का अगर बाहर अभी ठंडा है एकदम से, लेकिन हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर कितना है, मेंटेन है, तो हम लोग कैसा एनिमल है, एंडोथर्मिक। लेकिन जो मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड। तो हमसे पूछ क्या रहा है, एनिमल्स हैविंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड, या इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। कैसा बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग, अच्छा, एंड अदर रेप्टाइल्स, मेढक और दूसरा सरीसृप आर कोल्ड ब्लडेड। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड है, एनिमल है, इसको हम लोग, अच्छा कोल्ड ब्लडेड को और हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोथर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोथर्म या पाइकिलोथर्मिक भी बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड को। ठीक है, तो वो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, पाइकिलोथर्मिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी वर्ड आ सकता है। तो सर 74 का आंसर हो गया डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स इट बेस्ट सुइटेड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज एडेप्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग, एडेप्टेशन। ओके नेक्स्ट 76, इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज हायर। अब कह रहा है कि गर्मी में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, पसीना निकलता है भाई। तो सर आंसर क्या हो जाएगा, लिखा है यूरिनेट फ्रीक्वेंटली, फर्जी बात है। जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, फर्जी बात है ये भी। स्वेटिंग करते हैं भाई, तो 76 का आंसर क्या हो गया, तो सर 76 का आंसर हो गया सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 77 क्या कह रहा है, इन ठंडी मतलब विंटर्स, इन विंटर्स सीवियरिंग मतलब हम लोग कपकपाते हैं, इससे होता क्या है, तो जब हम लोग कपकपाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, तो हमारा बॉडी अपने आप कप मतलब वाइब्रेट करता है
ऐसा वाइब्रेट क्यों करता है? हीट जनरेट करने के लिए। क्यों? तो सर हीट जनरेट करने के लिए, जनरेट हीट। अच्छा, एक ऑप्शन लिखा है हेल्प इन लोकोमोशन, कि हमारा बॉडी सीवियरिंग करता है, थरथराता है चलने के लिए। तो पगला गया भाई। तो 77 का आंसर क्या हो गया? बी, जनरेट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, मतलब जितना सोलर रेडिएशन होता है उसका 50% से कम जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है, और प्लांट इस 50% में से 2 से 10% का यूज करता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो देख लो कौन सा होगा, 50 और 2 से 10%। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा सर? ए। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 इकोसिस्टम हैज 2 कंपोनेंट, बताइए दिए थे इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो सर हमारा आंसर हो जाएगा 79 का बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 80 क्या कह रहा है। अच्छा, इन ट्री इकोसिस्टम, वृक्ष परितंत्र, देखो हिंदियों में लिख दिया, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है? तो उल्टा होता है। देखिए एक बात याद रखिए, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, ये इन्वर्टेड कहां कहां होता है? इन्वर्टेड होता है, ये इन्वर्टेड होता है ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम में कहां पे होता है इन्वर्टेड? ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, और एक बात याद रख लीजिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, अच्छा एनर्जी को खाली ये लिख देते बुझ जाएगा भाई, तुम लोग तेज है एकदम से। पिरामिड ऑफ एनर्जी कहीं पे भी हमेशा हमेशा अपराइट होता है, ऑलवेज 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 अपराइट होता है। कैसा होता है? ऑलवेज अपराइट। अच्छा, पिरामिड ऑफ नंबर इसके बाद हमेशा कैसा होगा? अपराइट ही होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 3 तरह का पिरामिड पढ़े थे ना, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, हालांकि 80 का आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सी। नेक्स्ट, अच्छा मिस्टर एक्स, कुछ ले लेते हैं, मिस्टर लोल इज ईटिंग कर्ड, मतलब दही खाया, फॉर दिस फूड इनटेक इन अ फूड चेन। तो कह रहा है कि मिस्टर एक्स कौन से ट्रॉपिक लेवल पे है? अच्छा बताइए, ये दही जो खाया है, दही जो खाया है, ये मिला कहां से? तो सर दही पहले दूध, दूध मिला होगा सर, दूधे से ना दही बनाएंगे सर। हाँ सर हाँ। अब ये मिल्क कहां से मिला? काउ से सर जी, गाय से। और गाय कौन सी खाती है? घास खाती है। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और मिल्को के तो कन्वर्ट करके हम लोग कट बनाए हैं, तो ये क्या ट्रॉफिक लेवल होगा? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। कितना ट्रॉफिक लेवल होगा? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा सर हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, कह रहा है कि कौन प्रोड्यूसर नहीं, वही वाला क्वेश्चन आ गया, एग्रीकस मशरूम फंगस जो है प्रोड्यूसर नहीं होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका, मतलब किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है? अब बताओ, पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को लॉस कर दिया जाए, फ्रेगमेंट कर दिया जाए, तो क्या वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा? तो बायोडाइवर्सिटी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। भाई किसी का तुम घरे उजाड़ दिया तो उसका रहने के लिए है या नहीं है ना, तो बोआएगा, बोआते बोआते मर जाएगा भाई। तो सबसे ज्यादा हैबिटेट लॉस का कारण क्या है? सॉरी, हैबिटेट लॉस बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे ज्यादा, देखिए ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, लेकिन सबसे ज्यादा कारण क्या है? सबसे ज्यादा कारण जो है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, चलिए जैसे अभी कहीं पे फॉरेस्ट को काट दिया तो कितना जानवर सब चिल्ला चिल्ला रहा था भाई, देखा देखा था ना, न्यूज में देखा होगा। तो अगर किसी के हम लोग घर को तोड़ देंगे तो मतलब वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। घरे तोड़ दिया भाई तुम, जहां पे वो रहता है।
नेक्स्ट, if we were to draw out relationship between area and species richness, then it will be, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, S बराबर CA का पावर Z, है ना। ये ग्राफ कौन दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन दिया था? स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप कौन दिया था? पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो कौन दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ये बताया था कि स्पेसीज रिचनेस बढ़ेगा एरिया के बढ़ने पे, लेकिन एक लिमिट तक। ओके, और इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, इस तरीके का ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ए भाई, ऐसा थोड़ी होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके का ग्राफ, और एक लॉग वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका लॉग वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और जो ये वाला ग्राफ हम लोग बनाते हैं ये कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लॉग स्केल पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट। एनसीईआरटी में देखिएगा ये वाला ग्राफ बना हुआ है। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 84 का आंसर हो जाएगा बी। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ प्लेस एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब क्या क्राइटेरिया है जिससे हमको पता चलेगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो जहां स्पेसीज रिचनेस ज्यादा होगा और हाई एंडेमिज्म होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको कंसीडर करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ओके सर, नेक्स्ट बताइए। 86 क्वेश्चन है, प्रजाति क्षेत्र संबंध के। अच्छा, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप स्टेट्स दैट, ये क्या बतलाता है? तो अब ये तो बताया है कि स्पेसीज रिचनेस जो है इंक्रीज होगा एरिया के बढ़ने से, इंक्रीज विथ एरिया, बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो सही है बात तो बोला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 86 का सी। नेक्स्ट, इन सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट नेशनल पार्क। ठीक है, हालांकि बोटेनिकल गार्डन भी नहीं होता, लेकिन नेशनल पार्क नहीं हुआ इन सिटू में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 87 का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड लैंड एरिया ऑक्युपाइड बाय इंडिया। इंडिया के पास वर्ल्ड लैंड एरिया कितना है भाई? तो सर है 2.4%। ओके, और इसका प्रोडक्टिविटी कितना है? 8.1% शेयर इन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? सर हमारा आंसर हो गया डी। ये वाला हम पहले बता दिए थे आपको एक बार, है ना, जब ये लेक्चर स्टार्ट किए थे तभी। नेक्स्ट, यूजुअली स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है, मतलब एज वन मूव्स फ्रॉम, अच्छा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो भाई डाइवर्सिटी तो कम हो जाता है, विभिन्नता क्या होता है? कम हो जाता है। पोल पे देखता है कि ज्यादा ऑर्गेनिज्म रहता है, नहीं ना, तो ये डिक्रीज, यूजुअली स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90, करेंटली ऑन गोइंग मास एक्सटिंक्शन, मतलब कौन सा मास एक्सटिंक्शन होने वाला है? तो छठवां, 6th एक्सटिंक्शन। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? तो सर 90 का आंसर हो जाएगा डी। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, नेक्स्ट एकदम बढ़िया से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अच्छा, कम्युनिटी विथ मोर स्पीशीज हैव लेस वेरिएशन। ओके, मोर स्पीशीज हैव लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, दिस वाज प्रोपोज बाय, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये अवधारणा है, किसने दिया था? कि अधिक प्रजातियों वाले समुदाय में उत्पादकता में कम उतार चढ़ाव होता है। तो ये स्टेटमेंट दिया था भाई डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन भाई साहब दिए थे। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या दिया था? स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसमें S बराबर फॉर्मूला था CA का पावर Z। अब इसको लॉग में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रॉबर्ट में बताया था कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना है? 7 मिलियन। ठीक है, और पॉल एहरलिच दिया था रिवर्ड पोपट हाइपोथेसिस, है ना, ये दिया हुआ था। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया? डेविड टिलमैन। नेक्स्ट, 92,
अच्छा, की स्टोन स्पीसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम एंड देयर लॉस कॉज मोर डैमेज कंपेयर टू लॉस ऑफ अदर स्पीसीज बिकॉज, कह रहा है कि की स्टोन स्पीसीज आर इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोसिस्टम के लिए एंड देयर लॉस कॉज मोर डैमेज, क्योंकि ये मेजर फंक्शन होता है इकोसिस्टम को, ड्राइव मेजर फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, तो उसी को हम लोग बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन, ये पता ही है, लाइकेन। 93 नेक्स्ट। अच्छा, अभी बताए थे मिनीमेटा डिजीज किससे होता है? मरकरी के पॉइजन से, मरकरी के पॉइजन से क्या होता है? मिनीमेटा डिजीज। नेक्स्ट 95, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोमैग्निफिकेशन, देख लिए हम लोग सर, डीडीटी, यहाँ आंसर होगा 95 का आंसर होगा बी। 96, यूट्रोफिकेशन, तो ये तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है कि लैक जो है धीरे धीरे मतलब 1 लाख साल बाद ये फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो इसका रीजन क्या है? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। नेक्स्ट 97, which of the following is a greenhouse gas, which of the following is not a greenhouse gas, तो नाइट्रोजन ग्रीनहाउस गैस नहीं है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन ग्रीनहाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, द थिननिंग ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू, ओजोन परत के छीनन का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे मोस्ट रीजन यही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है 99, सैनिटरी लैंडफिल इज एसोसिएटेड विद द डिस्पोजल ऑफ, सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल को हम लोग बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है कि जब नाइट्रेट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में, तो ऑक्सीजन को कैरी, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाता है, जिससे होता है साइनोसिस, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो बताइए 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, और ये 100 क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, तो इकोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। अब बताइए, इतना मेहनत से हम बताए हैं, इतना ही मेहनत से आप लोग पढ़िए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हालांकि अच्छा लगबे करता है आपको, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, उसको भी पढ़ने का मौका दीजिए, है ना, क्योंकि सब पढ़े सब बढ़े। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग चिल मारिए।